Good morning, student. Today we are starting new chapter of history, chapter number 4, the Mughals Empire. The Mughal Empire. In this chapter we will learn about the Mughals, how they came here, how they ruled here, and how they survive here, and how they went from here. ओके कैसे वो आए, कैसे रहे, कैसे सर्वाइव किया, कैसे रूल किया और कैसे वो यहाँ से चले गए. ओके देन in contrast of the predecessor, the Mughals created an empire and accomplished what had seemed possible for only short period of time. बहुत कम थोड़े टाइम में ही इन्होंने अपने यहाँ पर हमारे देश में अपना पूरा वर्चस्व ला लिया था. In contrast of their predecessor, the Mughal created an empire and accomplished what had seemed possible for only short period of time. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. इनके प्रीडिसेसर ने आकर हमारे यहाँ अपना कब्जा जमा ही लिया था. उसके बाद इन्होंने 16th सेंचुरी के हाफ में के बीच में इन्होंने हमारे यहाँ अब आगरा और दिल्ली को अपने किंगडम बना ली थी. एंड अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. और लगभग 17th सेंचुरी के अंत तक इन्होंने पूरे हमारे एरिया में कंट्रोल कर लिया था. दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. They imposed, उन्होंने बहुत सी ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ द उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ लाई, आइडियाज़ लाई, जो कि उनको उनका जो मतलब रूल था वो आखिरी तक उस रूल में वो आखिरी तक चली. उन्होंने ऐसी पॉलिटिकल लेजेसी लाई थी जो उन्हें सक्सेस पे सक्सेस दिलाई जा रही थी. ठीक है, ये मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग थी. हु वेयर द मुग़ल. सबसे पहले हम देखेंगे मुग़ल्स थे कौन. देन द मुग़ल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स. ये जो मुग़ल्स है ये डिसेंडेंट थे. डिसेंडेंट मतलब आने वाली पीढ़ी, नहीं सॉरी पिछली पीढ़ी जो चली गई है किसकी, दो लोगों की. फ्रॉम देयर मदर साइड, दो लोगों की ये पीढ़ी थी. जैसे द मुग़ल्स ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ द ग्रेट रूलर. जैसे कि फ्रॉम द मदर साइड उनकी जो माँ थी वो थी दे वेयर द डिसेंडेंट ऑफ जंगीज़ खान. वो किसके डिसेंडेंट थे, जंगीज़ खान के. डाइड 1227, जो कि 1227 में जिसकी डेथ हो गई थी. देन रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स, चाइना एंड सेंट्रल एशिया. ये इन्होंने कहाँ रूल किया था, मंगोल्स ट्राइब्स. इन्हें मंगोल्स ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था. देखिए मुग़ल्स जो थे ये दो पार्ट में बटे हुए हैं. इनकी माँ अलग एरिया से थी और इनके पिताजी अलग एरिया से थे. जो माँ थी वो जंगीज़ खान से थी. जंगीज़ खान के डिसेंडेंट थे, जो कि 1227 में जिनकी डेथ हो गई थी. ये मंगोल ट्राइब्स एरिया में चाइना और सेंट्रल एशिया में इन्होंने राज किया था. फ्रॉम देयर फादर साइड, और पिता के साइड से दे वेयर द सक्सेसर ऑफ तिमूर. तिमूर के सक्सेसर थे जो 1404 में इन्होंने वहाँ पे आए थे. द रूलर ऑफ द ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की. ये कहाँ के रूलर थे, इराक, ईरान और मॉडर्न डे तुर्की के. ओके, द मुग़ल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल. आपको पता है मुग़ल्स जो थे ये अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे. दिस वॉज बिकॉज जंगीज़ खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ द इन्यूमरेबल पीपल. It was also linked with the Uzbeks, their Mongols competitors. Yes, एक्चुअली में ये जंगीज़ खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. उन्होंने बहुत बड़ा मैस्कर यानी हत्याकांड किया था लोगों के साथ, जो कि उनकी छवि को ख़राब करता था, उनकी इमेज को ख़राब करता था. इसीलिए उन्हें मंगोल्स या मुग़ल्स कहलाना पसंद नहीं था. इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द अज़बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर. और वो उनसे रिलेटेड थे अज़बेक से, जो कि उनका मंगोल का कॉम्पिटिटर था. ऑन द अदर हैंड
दूसरे हाथ में हम देखते हैं द मुगल्स वेयर प्राउड ऑफ देयर टिरुमिड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। उन्हें तिरुमित कहलाना पसंद था, टिरुमिट कहलाना पसंद था क्योंकि उनके जो क्या बोलना चाहिए एंसेस्टर थे, इन्होंने दिल्ली में 1398 में कैप्चर कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। उन्होंने बहुत सी ऐसे पिक्चरोलॉजी जैसे हम इसमें देख रहे हैं पिक्चर, ऐसा कुछ बनाया था जिसमें ऐसा बताया जाता था कि बीच में तिमूर बैठे हैं और आसपास उनके पूरे एंसेस्टर बैठे हुए हैं। देन on the other hand, the Mughals Timurid ancestry, not least of the because their great ancestor had the capture of Delhi, they celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself। उसमें जनरली कौन है, तिमूर, और वो अपने आप को उसके बाजू में बैठा के पिक्चर बनाया जाता था। मतलब इन लोग तिमूर से अपने आप को रिलेट करना चाहते थे। तो मुझे ये बताएंगे आप लोग कि तिमूर किसके साइड के थे, तिमूर किसके साइड थे? यस, मदर और फादर, दे आर फ्रॉम फादर साइड। ओके, तो ये अपने आप को तिमूर कहलाना पसंद करते थे एक्सेप्ट मंगोल और मुगल्स। ओके, देन अब देखेंगे हम मुगल्स मिलिट्री कंपेनियंस। मुगल्स की मिलिट्री कंपेनियंस कैसी थी, मतलब इनके मतलब इनका मिलिट्री ग्रुप कैसा हुआ करता था। देन बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पेरर 1526 to 1530। मुगल एम्पेरर में सबसे पहले थे बाबर, जो कि यहाँ पर अपने यहाँ 1526 से 1530 तक उन्होंने राज्य किया। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरगाना इन 1494 व्हेन ही वॉज ओनली 12 years। इन्होंने 1494 में फरगाना का सक्सेसर बन गए थे, जो जबकि ये सिर्फ 12 साल के थे। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज ancestral throne due to the invention of another Mongol group, the Uzbeks। इनको अपना खुद का एंसेस्ट्रल एरिया छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो दूसरे मंगोल थे, जिन्हें मैंने आपको बताया था उज़्बेक्स ने इन्हें फोर्स किया था, इनको हरा के इन्हें वहाँ से हटा दिया था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invention of another Mongol groups, the Uzbeks. Yes, after a year of wandering, he seized Kabul in 1504। ये बहुत सालों तक इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद इन्होंने 1504 में इन्होंने काबुल में अपने आप को रखा। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इन्होंने 1526 में अपने हमारे यहाँ के दिल्ली के सुल्तान को हराया। इन 1526 ही डिफीट द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे आके किसे हराया? इब्राहिम लोदी को, और दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया। ठीक है, देन you will notice, for example, that Afghanistan were the immediate threat of Mughals authority. Note the relationship between the Mughals and Ahoms. The Sikhs is no, we will continue this lesson. Okay, then अब हम देखेंगे मुगल्स एम्पेरर्स, मेजर कंपेन्स एंड इवेंट्स। अब हम सबसे पहले देखते कि ये यहाँ पे देखेंगे टेबल पे हम कि मुगल्स एम्पेरर्स कौन कौन थे। सबसे पहले हम देखेंगे बाबर फ्रॉम 1526 to 1530। यस, बाबर ने सबसे पहले राज्य किया हमारे यहाँ। डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। यस, उसने इब्राहिम लोदी को हराया और उसका जो सपोर्टर था पानीपत का, उसे भी हराया। 1526 डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानवा। उन्होंने 1527 में राणा सांगा को हराया, राजपूत रूलर्स जो थे, और खानवा जो एरिया था उसको कैप्चर किया। 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। उन्हें 28 को चंदेरी को हराया। इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी डेथ के पहले इन्होंने आगरा और
दिल्ली में कैप्चर कर लिया। देन सेकेंड वन इज़ हुमायूं 1530 to 1540, देन 1555 to 1556। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द हिज फादर। हुमायूं ने अपना जो राज्य था वो को डिवाइड किया उनके पिता के कहने पर। हिज ब्रदर वेयर इच गिवन अ प्रोविंसेस। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। क्या हुआ था, इनके पिता ने अपनी जो राज्य था उसे दोनों में बांटा था। एक थे हुमायूं और एक थे उनका नाम था कामरान, मिर्ज़ा कामरान। लेकिन ये अपने ब्रदर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इनको जो इनका अफ़गान कॉम्पिटिटर था उसने हरा दिया था। शेर खान जिसका नाम था शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा की लड़ाई में, चौसा की फाइटिंग में इन्होंने इनको शेर खान ने हरा दिया 1539 में। एंड कन्नौज 1540 और 1540 में कन्नौज में हरा दिया। फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू एंड कन्नौज फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। उन्होंने उनको फोर्स करके वहाँ से हटा दिया, कन्नौज से और ईरान से। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफविद शाह। ईरान में उनको हेल्प मिली, किसकी? उनको ईरान में हेल्प मिली सफविद शाह से। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। इन्होंने सफविद खान से हेल्प ली और इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया और 1555 को इनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में इन द बिल्डिंग। एक एक्सीडेंट जो उन्हीं की बिल्डिंग में हुआ था उस। नेक्स्ट वन इज़ अकबर। देन Akbar was 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. वो सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने राज्य करना शुरू किया। उनका जो राजपाट है वो 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ 1556 to 1570। अकबर became independent on the regent बैरम खान एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। सबसे पहले अकबर इंडिपेंडेंट राज्य किया बैरम खान के साथ और उनके स्टाफ के साथ 1556 से 1570 तक। मिलिट्री कंपेनियंस वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbek। अकबर जो थे उन्होंने मिलिट्री कंपेनियंस वेयर लॉन्च्ड, उन्होंने एक नई मिलिट्री बनाई थी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? सूरीज एंड अफगान अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। उन्होंने अफगान और सूरीज के अगेंस्ट में अपने लिए अपनी एक आर्मी बनाई थी, मिलिट्री बनाई थी। एंड सप्रेस्ड यानी दबाया था। रिवोल्ट यानी विरोध को, किसके विरोध को? उनके हाफ ब्रदर यानी कज़िन ब्रदर जो रहते हैं उनका, मिर्ज़ा हाकिम एंड उज़्बेक। मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेक उनके हाफ ब्रदर थे। उनका जो क्या बोलना चाहिए, रिवोल्ट था उसको उन्होंने दबा दिया था। देन इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंभौर। उन्होंने 1568 में सिसोदिया कैपिटल और 1569 में रणथंभौर को कैप्चर कर लिया था। 1570 अब सेकेंड पार्ट था उनका 1570 to 1585। मिलिट्री कंपेनियंस इन द गुजरात वेयर फॉलोड बाय द कंपेनियंस इन द ईस्ट इन बिहार। देखिए इस कहाँ तक था, ईस्ट एरिया में बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। दिस कंपेनियंस वेयर कॉम्प्लिकेटेड बाय 1579 to 80 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। लेकिन 1579 से लेके 80 के बीच में ये थोड़ा सा उनके लिए बड़ा मुश्किल का दौर था, क्योंकि उनका जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उनका अपोज कर रहे थे मिर्ज़ा हाकिम, वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए थे। तो ये पीरियड के बाद उन्होंने फिर ब्रेक आया उनके लाइफ में। उसके बाद थर्ड उनका फेज शुरू हुआ 1585 से 1605 तक। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इन्होंने नॉर्थ वेस्ट तक खांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद, काश्मीर वॉज एनेक्स्ड एंड
एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। उन्होंने मिर्ज़ा हाकिम के बाद की डेथ के बाद पूरा एरिया ऊपर का और इस एरिया को पूरा कैप्चर कर लिया था। कंपेनियंस इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। उसके बाद उन्होंने और कंपेनियंस किया, उसके बाद डेक्कन, बेरार, खानदेश और पार्ट ऑफ अहमदनगर उन्होंने उसको भी जीत लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिवेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो मतलब अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड, परेशान हुए किससे, रिबेलियन, किसके रिबेलियन से, सलीम के, द फ्यूचर एम्पेरर जहांगीर, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाने लगे। देन जहांगीर अकबर के बाद आए जहांगीर, जहांगीर वही जिन्होंने अकबर के लिए रिबेल किया था। देन रिबेल करना है ना, विरोध करना, ठीक है, अपोज करना। देन जहांगीर 1605 to 1627 मिलिट्री कंपेनियंस स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। उन्होंने वो मिलिट्री कंपेनियन स्टार्ट रखी जो अकबर ने रखी थी। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। तो उन्होंने जो किया था सिसोदिया, जो जिसके लिए वो जिसके अपोज में वो लड़ रहे थे, उनका जो क्या बोलना चाहिए, रूलर था अमर सिंह, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया मुगल्स को। लेस सक्सेसफुल कंपेनियन अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर। थोड़ा ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, किनके सामने, सिख, अहोम्स और अहमदनगर के। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्पेरर शाहजहाँ, rebelled the last year of his reign. The efforts of Noor-Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. Yes, प्रिंस खुर्रम जो कि फ्यूचर के क्या बोलना चाहिए, फ्यूचर के राजा थे, रिबेल इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन। उन्होंने जब उसके ज़िंदगी के या उसके राज्य के आखिरी समय चल रहा था, तब उन्होंने उसका विरोध किया। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहाँ, जहांगीर स्वाइप, उन्होंने किसका, ऐसा माना जाता है कि जब जहांगीर बैठ पे आ गए थे तो नूरजहाँ ने बहुत कुछ राज्य को संभाल लिया था। टू मार्जिनलाइज्ड हिम वर अनसक्सेसफुल। तो उन्होंने मतलब द एफर्ट ऑफ नूरजहाँ के एफर्ट से जहांगीर जो की वाइफ थी, मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, वह की अनसक्सेसफुल, जहांगीर वाइफ इज मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, उन्होंने उसको मार्जिनलाइज करके रखी और उसको सक्सेस नहीं होने दिया। देन उसके बाद शाहजहाँ मुगल्स कंपेनियंस कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। अब मुगल्स की कंपेनियन चालू थी, अब शाहजहाँ के अंडर में शुरू हुआ। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रेबल्ड एंड वॉज डिफीटेड। कंपेनियंस वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। अब क्या हुआ, अफगान नोबल खान जहान लोदी, इन्होंने जहान लोदी को हराया। उसके बाद जो अहमदनगर के लिए उनका चल रहा था उसको कंटिन्यू किया। बुंदेलास के लिए इन्होंने उनको डिफीटेड किया, हराया उनको, और ओरछा को सीज्ड कर दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कंपेन टू सीज बाल्ख फ्रॉम द उज़्बेक वॉज अनसक्सेसफुल एंड खानदार वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद। इन्होंने अब आगे और बढ़ाया। मैंने जो उज़्बेक खान के बारे में बताया था जो कि मंगोल्स को बिलोंग करते थे, उनको इन्होंने उसको हरा दिया। और उसके अलावा खानदार वॉज लॉस्ट बाय सफ़ाविद के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था अकबर के समय में, उसको भी इन्होंने हरा दिया। देन इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस स्यूड फॉर पीस। और 1632 में अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड, पूरी तरह से उन्होंने जीत लिया और बीजापुर को स्यूज्ड फॉर पीस, उसको छोड़ दिया, एक क्या बोलना चाहिए, एक शांति के प्रतीक के नाम से उसे छोड़ दिया। देन इन 1657 to 1658 देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमोंगस्ट शाहजहाँ सन्स। अब 57 और 58 के बीच में, यहाँ अब शाहजहाँ के बच्चों के बीच में फाइट होने लगी। क्यों?
क्यों? उसकी स्टेट के लिए। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हीज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुखो वर किल्ड। उन्होंने औरंगजेब इनमें से बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत चालाक था, तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को, जिसमें एक का नाम दारा सुखो था, इन सबको मार डाला। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। और औरंगज़ेब ने पूरी ज़िंदगी, जब उसके हाथ में राजपाट आ गया तो उसने पूरी ज़िंदगी फिर, और जब तक शाहजहाँ रहे, उसे इम्प्रिजेंट किया, मतलब जेल में बंद रखा उनके मरते तक। अब औरंगज़ेब का राज्य आया कब से कब तक? 1658 टू 1707 तक। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वेयर डिफीटेड इन 1663। उन्होंने 1663 में अहोम्स को हराया, बट रिबेल्ड अगेन द 1618। लेकिन अहोम्स फिर 1618 में वापस आ गए। कंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख वेयर टेम्परली सक्सेसफुल। उन्होंने थोड़े कौन से एरिया में? नॉर्थ वेस्ट एरिया में यूसुफजाई, नॉर्थ वेस्ट, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, अहोम्स डिफीटेड 1663 रिबेल अगेंस्ट द 1680s। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने अहोम्स को हराया, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में इन्हें यूसुफजाई और सिख लोगों को टेम्पररी सक्सेसफुल रहे ये। फिर मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर, राजपूत एंड मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। उसके बाद अंदर के अंदर राजपूत, मारवाड़, राठौर, ये सब इससे रिबेल लेने लगे। कंपेनियन अगेंस्ट द मराठास चिफ्टन शिवाजी वेयर इनिशियली सक्सेसफुल। शुरुआत में शिवाजी भी इनसे जीतने में सक्सेसफुल रहे, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु escaped फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हीज कंपेनियंस अगेंस्ट द मुगल्स। फिर क्या हुआ? औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, उन्होंने शिवाजी की बहुत इंसल्ट की। हु escaped फ्रॉम आगरा, जो कि आगरा से चले गए। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, फिर उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग बताया। एंड रिज्यूम हीज कंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स, और फिर शिवाजी ने अपने आप को मुगल्स के अपोज में खड़ा किया। देन प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठास and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safa with Iran. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas. And Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and Deccan Sultanate. He finally fled to Safa with Iran. अकबर ने मराठास का हेल्प लेके औरंगज़ेब का अपोज किया। उसके बाद आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंड आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्टनेट। जब अकबर के रिबेल्स के बाद औरंगज़ेब ने अपनी एक आर्मी डेक्कन सल्टनेट में भेजी। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685। फिर उन्होंने बीजापुर को एनेक्स्ड किया, मतलब जीता। एंड गोलकोंडा 1687 में। From 1698 औरंगज़ेब personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare। और फिर 1698 से औरंगज़ेब ने खुद पर्सनली मराठास का अपोज करना शुरू किया, जिन्होंने एक गुरिल्ला युद्ध की तैयारी करके रखी थी। औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख। उसी समय औरंगज़ेब अब नॉर्थ इंडिया से सिख लोग उनका रिबेल करने लगे, जाट करने लगे, सतनामीज करने लगे इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड द डेक्कन ऑफ द मराठास। अब चारों तरफ से सब उनका विद्रोह करने लगे, रिबेल करने लगे। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग हिज सन। और जैसे उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसके बच्चों में झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरों से उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया राज्य के लिए। वैसे माना जाए तो औरंगज़ेब का जो राज्य समय था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये किसी को भी मैनेज करके नहीं चल रहा था। तो ये जितना आगे बढ़ता था उसके रिबेलियन पीछे उतने खड़े हो जाते थे, ये विश्वास किसी पे नहीं करता था। इसीलिए ये बहुत लंबे टाइम तक रहा, लेकिन इसके बाद बहुत लंबे टाइम तक इसका राज्य नहीं चल सका। ओके, देन मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन।
अब इनका ट्रेडिशन, मतलब इनका ट्रेडिशन कैसा था सक्सेशन का। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रिमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट। एक्चुअली में मुगल्स लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे किस बात पे। मुगल्स लोग ये जैसे कि किसी भी राजा का बड़ा बेटा राज्य करे इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे कि जिस बेटे में ताकत है, समझ है, बूझ है, वो बेटा ही राज्य कर सकता है। दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कॉपरेंस कॉपरसनरी इनहेरिटेंस और डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल द सन्स। वो उस पर बिलीव करते थे कि जितने भी बच्चे हैं उन पे पूरी तरह से उनका जो स्टेट है वो डिवाइड हो जानी चाहिए, ना कि कोई एक जन उस पर राज्य करे और दूसरा बाकी लोग उसे असिस्ट करे। इस बात पे बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे जितनी बड़ी स्टेट है, जितने बच्चे हैं, उन सब में पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए। देन मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स, उनके अदर रूलर्स से, बाकी रूलर्स से कैसे रिलेशन थे। द मुगल रूलर्स कंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। अगर मुगल्स लोगों का ऐसा रहता था कि अगर उन्होंने किसी के तरफ अपना क्या बोलना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलेंटरी। पहले तो लोगों ने उनका अपोज किया, लेकिन जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होते जा रहे थे तो अब लोग अपने आप को सरेंडर करके उनकी वॉलेंटरी ज्वाइन करते जा रहे थे। द राजपूत आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है राजपूत। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल्स फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, बट मैनी रीसिस्टेड एज वेल। राजपूत का एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने क्या किया, राजपूत लोगों ने अपनी जो लड़कियों की शादी इनकी फैमिली मेम्बर से कराने लगे मुगल्स की, और राज्य में एक अच्छा पद ले लिया जाता था उनके द्वारा। मतलब वो अपनी बेटियों की शादी इन मुगल्स के रिश्तेदारों से करा देते थे या राजा से करा देते थे, उसके बदले में उनको एक अच्छा पोजीशन मिल जाया करती थी। लेकिन उनमें से कई राजपूत ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं भी की थी। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल्स अथॉरिटी फॉर लॉन्ग टाइम। सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने तो बहुत लंबा समय तक एक्सेप्ट नहीं किया मुगल्स लोगों को। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट्स वतन जागीर। वंस डिफीटेड, एक बार वो हारे, हाउएवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, वो एक बार हारे तो उनको मुगल्स ने थोड़ा अच्छे से ट्रीट किया। गिवन देयर लैंड्स, उन्होंने उनका लैंड्स जिसे वतन बोला जाता था वो पूरी तरह से उनको वापस कर दिया। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टन। उनमें एक बात थी कि वो बड़े केयरफुली बैलेंस बना के रखते थे। किस चीज़ में? जिनको वो हराते थे उनको वो ह्यूमिलिएट नहीं करते थे। अपोनेंट को, अपने अपोनेंट को वो ह्यूमिलिएट यानी ऐसे नज़रों से गिराना, ऐसा कोई काम नहीं किया करते थे। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कीप द बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल होता था कि हमेशा अपने अपोनेंट के साथ बैलेंस बना के रखना। अंडरस्टैंड? ओके, देन next mansabdar and jagirdars. This topic we will continue in next class.